हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे चैप्टर ऑसिलेशंस से रिलेटेड इसके लास्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो अगर कोई पेंडुलम है हमारे पास और अगर हम उसको उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो वो अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेशन करता है। इन ऑसिलेशंस को बोलते हैं हम फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो ऑसिलेशंस हैं इनके एम्पलीट्यूड लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते चले जाते हैं और फाइनली ऑसिलेशंस खत्म हो जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ घट रहे हैं। ऐसे ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम कोई फ्रिक्वेंटली फोर्स अप्लाई करें तो ये ऑसिलेशंस मेंटेन रहते हैं। ठीक है, ये इनके एम्पलीट्यूड जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होते बल्कि कांस्टेंट रहते हैं उस कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑसिलेशंस होंगे उन्हें हम बोलेंगे फोर्स ऑसिलेशन, और यहीं से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। तो दोनों को एक साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो ये सबसे पहले बात करें डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। डैम्प्ड ऑसिलेशन मीन्स टाइम के साथ इन पर एक फोर्स वर्क करता है जो इनके एम्पलीट्यूड को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के इन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस बी वी, बी एक कांस्टेंट हो गया। साथ में देखो डिस्प्लेसमेंट के भी अपोजिट है, ये लगातार डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस पर एक फोर्स काम करेगा जो इसकी वेलोसिटी को और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को ही डिक्रीज कर रहा है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के भी एक कॉन्स्टेंट है। दोनों प्रोपोर्शनल्स को हमने एक साथ एक इक्वेशन में बनाया। F इज इक्वल टू माइनस बी वी माइनस के एक्स, एफ को m इंटू ए लिख लिया, ए को d2x अपॉन dt2 लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को dx अपॉन dt माइनस बी dx अपॉन dt माइनस के एक्स, दोनों को एक तरफ ले लिया। और यहाँ पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई जिसमें x की वैल्यू को हम, इसका सोल्यूशन है ये, मैथमेटिकली डायरेक्ट लिखेंगे। इसको हम x के बराबर a e की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इसका सोल्यूशन इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियली माइनस हो रहा है, यानी एक्सपोनेंशियली माइनस का मतलब एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, यानी ए क्या है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ई की पावर माइनस का मतलब है ये लगातार क्या हो रहा है, इसमें इस तरह से स्लोप चल रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लगातार क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट याद करेंगे के अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर का अंडर रूट। इसी के साथ लगातार ये ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहे हैं, ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। इनको मेंटेन करने के लिए एक फ्रिक्वेंटली फोर्स हमें अप्लाई करना होगा जो इसको मेंटेन करेगा। जैसे झूले की गति, झूला जब हम मोशन उसका ऑसिलेशंस होते हैं तो लगातार एम्पलीट्यूड घटते हैं, लेकिन जैसे उसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जितनी देर में वो अपनी एक साइकिल पूरी करती है हम फिर उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई कर दें तो वो एम्पलीट्यूड मेंटेन होंगे उनके। ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली फोर्स का मतलब है जैसे किसी को झुलाना, झूले पे बैठता है कोई, उसको झुलाते हैं तो बार बार जैसे जैसे टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम के बाद हम उस पर फोर्स अप्लाई कर दें, फिक्स टाइम के बाद तुरंत एक फोर्स अप्लाई कर दें, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्वेंटली फोर्स। इसका मतलब फोर्स की भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वेलोसिटी के तो डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल है ही, डिस्प्लेसमेंट के भी, लेकिन इन चीज़ों को मेंटेन कर दिया हमने इस फ्रिक्वेंटली फोर्स की वजह से। ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी है एंगुलर फ्रिक्वेंसी p हमने दी है यहाँ पर। अब इन तीनों ही इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो इस इक्वेशन की ही तरह नेट फोर्स, तो यहाँ पर जो भी नेट फोर्स था उसको हमने किससे मेंटेन कर रखा है, इस फ्रिक्वेंटली फोर्स से। ठीक है, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो पहले तो जीरो था ये, है ना, एक्सटर्नल फोर्स, तो इसकी वैल्यू लगातार घट रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लगातार ये ऑसिलेशन कंटिन्यू है, क्योंकि जो डिक्रीजमेंट हो रहा था उसके अपोजिट हमने एक फ्रिक्वेंटली फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इसमें
जो x की वैल्यू होगी x बराबर ए नॉट साइन पी टी प्लस फाई नॉट, ये हो गई है। अब ये डायरेक्टली एक साइन वेव है, इसमें कोई भी डैम्पिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ए की जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, हम डायरेक्टली याद करेंगे एफ नॉट अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर ये पी बी टर्म है और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इनके इन वैल्यूज़ को लेकर हम एक ये टर्म और एक ये टर्म, इनका रेशो लेकर हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं जो भी साइन वेव के ग्राफिकल कंडीशन में बनेगा, तो ये इसकी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके हो गए, डायरेक्टली हमें इसमें 11th लेवल पर डायरेक्टली हमें याद करने होते हैं, ठीक। यहीं से आता है हमारा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, यानी हर बॉडी अपने एक खुद के फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करती है ना, लेकिन अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फ्रिक्वेंटली फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स की फ्रिक्वेंसी बॉडी के खुद की फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशंस की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, ठीक। कंडीशन क्या है कि बॉडी के खुद के जो ऑसिलेशन है वो एक्सटर्नल फोर्स के फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए, ऑसिलेशंस की फ्रिक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो होगा क्या, जो नेट बॉडी के जो वाइब्रेशंस हैं वो बड़े बड़े एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेंगे या वाइब्रेट करेंगे, ये कंडीशन हो जाती है रेजोनेंस की कंडीशन, ठीक है। इसमें रेजोनेंस भी दो प्रकार का होता है, शार्प और फ्लैट। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा चेंजिंग करें तो या तो एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, तब तो वो शार्प रेजोनेंस होगा, या उसमें बहुत कम बदलाव आएगा तो उसको हम फ्लैट रेजोनेंस बोलते हैं। ये हम अपनी कंडीशन घरेलू जीवन में हम देखते हैं ऐसे जो रेजोनेंस हैं, जैसे मैकेनिकल रेजोनेंस, जैसे कोई मिलिट्री फोर्स किसी पुल को पार करती है तो उस कंडीशन में कदम चाल से नहीं चलते, परेड नहीं कर सकते किसी पुल पर, ठीक है, पुल को पार करते हैं तो वो रैंडम ही चलते हैं, एक कदम चाल से नहीं चलते। कहीं ऐसा ना हो कि कदम चालों की जो उनके कदमों की जो फ्रिक्वेंसी है वो पुल के पार्टिकल्स की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए। ऐसी कंडीशन में पार्टिकल जो ब्रिज के पार्टिकल हैं वो बड़े बड़े एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करने लगेंगे और पुल के गिरने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिकल ऑसिलेशन रेजोनेंस हो गया। दूसरा साउंड ऑसिलेशन, जैसे हम किसी गिलास को अपने कान पर लगाएं तो हमें घुन की आवाज़ आती है, क्यों? क्योंकि बहुत से जो हमारी बॉडी और जो एयर के मॉलिक्यूल हैं या ग्लास के मॉलिक्यूल, उनकी फ्रिक्वेंसी अगर किसी कंडीशन में कुछ कंडीशन में बराबर हो जाती है तो उस कंडीशंस में वो बड़े बड़े ऑसिलेशंस करते हैं, उसी की वजह से वो ध्वनि आती है। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, जो हमारे रेडियो और टेलीविजन सेट्स होते हैं इनकी खुद की फ्रिक्वेंसी होती है। ये फ्रिक्वेंसी जब किसी ट्रांसमीटर किसी रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है तो वहाँ पर भी बड़े बड़े ऑसिलेशंस होते हैं और वहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट होता है और साउंड क्लियर हमें आवाज़ आ जाती है, क्योंकि वहाँ बड़े एम्पलीट्यूड वहाँ पर प्रोड्यूस हो गए हैं। तो इस तरह के रेजोनेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस का एक जनरली फार्मूला यूज़ होता है जो हमें 12th क्लास में पढ़ा जाता है, F = 1/2 पाई √LC। ये एक फार्मूला है, डायरेक्ट बता दिया जाता है 11th क्लास में, लेकिन हम इसको 12th में पढ़ाते हैं। तो जो रेडियो सेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, उसमें L यानी इंडक्टर कोइल और कैपेसिटर लगा होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम S, C और L की वैल्यूज़ को चेंज करके फ्रिक्वेंसी F की वैल्यू को चेंज करते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारे रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी इसके फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है और वो साउंड हमें सुनाई देने लगती है। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी, ऐसी रेजोनेंस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। थैंक यू।